Good morning, students. So till now we have discussed W5HH principles. We have seen the introduction. We have discussed the introduction of software project planning. Then we have seen the importance of software project planning also. Now in this coming lecture, in this lecture, we will see what are the other things are required for the software project planning. So let's move on. Now we have discussed on the estimation part. हमने लास्ट लेक्चर में एस्टिमेशन को डिस्कस किया था. अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑन एस्टिमेशन. ठीक है, एस्टिमेशन के ऊपर अपन क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं चीजें. तो सबसे पहले होती है प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी. सो अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी वी हैव टू डिसाइड द एस्टिमेट ऑफ अवर सॉफ्टवेयर. ठीक है, सॉफ्टवेयर मेरा जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, एस्टिमेशन उसका उतना ही ज्यादा लगेगा, खर्चा उसमें उतना ही लगेगा, और जो प्रोडक्ट जो बन के आएगा मेरा, तो उसकी जो प्राइसिंग होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी. सो प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी हैज अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन अनसर्टेनिटी इनहेरिट इन द प्लानिंग. ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि प्लानिंग जब हम करते हैं तब हम थोड़ा सा अनसर्टेन होते हैं ऑन द प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी साइड, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों को पता नहीं होता इतना कि प्रोजेक्ट मेरा कितना कॉम्प्लेक्स होने वाला है या क्या चीजें होने वाली है. तो इसके लिए क्या होता है कि प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी में अपन अनसर्टेन होते हैं. Complexity, however, is a relative measure that is affected by familiarity with the past effort. बट क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है एक तरह का रिलेटिव मेजर है स्टूडेंट्स, एक रिलेटिव टर्म है जो कि इफेक्ट करेगी कि हम कितना अपने पास्ट एफर्ट्स पे फेमिलर हैं. मतलब मैं जितना ज्यादा अच्छा पास्ट डेटा कलेक्ट कर सकूंगा. अब आपको समझ में आया कि हिस्टोरिकल डेटा में क्यों बोल रहा हूँ बार बार. हिस्टोरिकल डेटा से क्या होगा, मेरी प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी. फाइन, मैं जितना पुराना डेटा देखूंगा, मैं जितने पुराने सॉफ्टवेयर देखूंगा, उससे मुझे क्या पता चलने वाला है, उससे मेरे उसके लूप होल्स पता चलने वाले हैं, उसके अंदर क्या लिमिटेशंस रह गए थे, उसके क्या ड्रॉबैक्स रह गए थे, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी. तो जैसे जैसे वो प्रॉब्लम रिमूव करूंगा तो बट ऑब्वियस है कि मेरी जो प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होने वाली है. फाइन, तो जब प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगी मेरे एस्टिमेशन पे. तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है, जो सबसे पहला पॉइंट है, वो है मेरा प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी. फाइन, सो नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट साइज. प्रोजेक्ट साइज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन इफेक्ट द एक्यूरेसी एंड एफिकेसी ऑफ द एस्टिमेट्स. ठीक है, प्रोजेक्ट साइज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मेरी एक्यूरेसी और एफिकेसी को एस्टिमेट करेगा. एज द साइज इंक्रीजेस द इंटरडिपेंडेंसी अमंग एलिमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर ग्रोज रैपिडली. फाइन, तो जैसे जैसे मेरी साइज बढ़ेगी बट ऑब्वियस है मेरी जो इंटरडिपेंडेंसी है अमंग वेरियस एलिमेंट्स जो मेरे सॉफ्टवेयर के हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे. मतलब जैसे मान लो मैं सॉफ्टवेयर में डेटाबेस भी रख रहा हूँ. अब डेटाबेस के अंदर मैं बहुत सारे रिट्रीवल कर रहा हूँ, बहुत सारा इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहा हूँ और बहुत सारा क्लाइंट्स को शो भी कर रहा हूँ. तो एक जैसे कि ई कॉम वेबसाइट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ई कॉमर्स के अंदर बहुत लार्जली डेटाबेस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं. तो उसके अंदर क्या होता है कि इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द फंक्शंस अमंग द फंक्शंस बहुत सारी होती है. और आजकल की जितनी भी ई कॉम कंपनीज हैं वो बेसिकली क्या है कि आपके डेटा साइंस पे भी काम करती हैं. आप किस तरीके से प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स को आप ज्यादातर देख रहे हैं, उसी तरह के प्रोडक्ट्स को वो आपको आपके लॉगिन में दिखाएगी. फाइन, तो बाय दिस दे आर इंटरप्रेटिंग अबाउट देयर योर नेचर ऑल्सो, योर वे ऑफ सर्चिंग ऑल्सो. So accordingly they will show you such products. Fine. तो जितनी ज्यादा मेरी प्रोजेक्ट साइज होगी अकॉर्डिंगली उतनी मेरी जो एस्टिमेशन है वो रैपिडली ग्रो भी करेगा. प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन एंड इंपॉर्टेंट अप्रोच टू एस्टिमेशन बिकम्स मोर डिफिकल्ट बिकॉज डिकम्पोज्ड एलिमेंट में स्टिल बी फॉर्मिडेबल. ठीक है, इसका एक पार्ट है प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन. प्रॉब्लम डिकम्पोज करते हैं हम उसको, वही जो डिवाइड एंड रूल मेथड है उसको करते हैं, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इजी हो जाता है लेकिन उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है. फाइन, अ डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल अनसर्टेनिटी ऑल्सो हैज एन एफर्ट ऑन एस्टिमेशन रिस्क. अभी देखते हैं कि डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल अनसर्टेनिटी क्या है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर रेफर टू द डिग्री टू विच रिक्वायरमेंट हैव बीन सॉलिडिफाइड. ठीक है, हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर अपना डिफाइन किया है अपने सॉफ्टवेयर का, उसके अंदर कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमें जो फिक्स करनी है. द ईज विद विच फंक्शंस कैन बी
compartmentalized and hierarchical nature of the information that must be processed. ठीक है, हम लोग किस तरीके से फंक्शन को कंपार्टमेंटलाइज करेंगे, किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को सॉलिडिफाई करेंगे, और हमारा जो इन्फॉर्मेशन फ्लो का क्या हायरार्की होगी, किस तरीके से हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रोसेस होगी। तो इसका पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है वो भी डिफाइन करना पड़ता है, और वो एस्टिमेशन को मेरा ऑब्जर्वेशन में काम भी आता है। उसके बाद होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, रिस्क। Risk is measured by the degree of uncertainty in the quantitative estimates established for the resource, cost and the schedule. अब रिस्क क्या होती है कि बट ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के, मैं जब अपने स्टार्टिंग में जब मैं प्लानिंग करता हूँ तो मैं कुछ रिसोर्सेज, कॉस्ट और शेड्यूल को बनाता हूँ। मैं कोशिश यही करता हूँ कि उसको रियलिस्टिक बनाऊँ, लेकिन क्या होता है कि वो प्योरली रियलिस्टिक नहीं होती है। फाइन, उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो मेरी रिस्क है वो बढ़ जाती है। अब मैं जितना रियलिस्टिक अपना एस्टिमेट बनाऊंगा उतनी मेरी रिस्क जो होगी, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कम होगी, और उसकी वजह से मेरी जो रिस्क है वो भी रिड्यूस होगी। इफ प्रोजेक्ट स्कोप इज पुअरली अंडरस्टूड और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आर सब्जेक्ट टू चेंज, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क बिकम्स डेंजरसली हाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मेरा सॉफ्टवेयर का जो स्कोप है वो पुअरली डिफाइंड होगा, अंडरस्टूड होगा, मेरे को समझ में ही नहीं आएगा कि मेरा प्रोजेक्ट का किस तरीके से स्कोप रहने वाला है, क्या लिमिटेशंस रहने वाली हैं, और मेरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स अगर सब्जेक्ट टू चेंज हो गई, मतलब पहले मैंने कुछ रिक्वायरमेंट रखी थी और उसके बाद मेरी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं अगर, तो अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी और जो मेरे रिस्क होगा वो डेंजरसली हाई हो जाएगा। तो ये हम लोगों को बहुत प्लानिंग के टाइम पे हमें समझना पड़ेगा कि हमारा किस तरीके से जो स्कोप है उसको पूरी तरीके से डिफाइन किया है हमने या नहीं किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग ऑब्जेक्टिव की। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग इज टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क that enables the manager to make reasonable estimates of resource, cost and schedule। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग का है वो ये है कि हम एक फ्रेमवर्क को प्रोवाइड कराना है जो एनेबल करेगा मैनेजर्स को टू मेक रीजनेबल एस्टिमेट्स ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट और शेड्यूल, जो कि एक रीजनेबल कॉस्ट और शेड्यूल को बनाएगा। फाइन, तो ये पूरा एक फ्रेमवर्क होता है जो कि मैनेजर्स जो होते हैं वो उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग का। दीज एस्टिमेट्स आर मेड विद इन अ लिमिट टाइम फ्रेम एट द बिगिनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। अभी क्या होता है कि जैसे ही मेरा डेवलपमेंट के पहले ही, उसकी स्टार्टिंग में ही मेरे को अपने टाइम फ्रेम से पहले ही मेरे को एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, एंड शुड बी अपडेटेड रेगुलरली एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस। तो पहले क्या होगा कि सबसे पहले मेरे को एस्टिमेट ही बना के देना पड़ेगा, चाहे वो क्लाइंट भी हो, क्योंकि क्लाइंट सबसे पहले यही पूछने वाला है कि कितना एस्टिमेट लगेगा, कितना खर्चा आएगा मेरा। तो सबसे पहले मेरे को खर्चा बनाना ही पड़ेगा और खर्चा उसको पूरा एस्टिमेट बना के देना ही पड़ेगा। और उसके बाद क्या होगा, इसको अपडेट भी करना पड़ेगा जैसे कि जैसे मेरा प्रोजेक्ट प्रोग्रेस हो रहा है। क्या होता है कि मान लो अगर प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई तो बट ऑब्वियस है कि उसकी कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो जब उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो मेरे को कस्टमर को, क्लाइंट को अपडेट करना पड़ेगा कि बॉस अभी जो है खर्चा बढ़ने वाला है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घर बनवाते हैं। ठीक है, घर बनवाते हैं तो एक बजट रखते हैं हम, जैसे मान लो मेरे को घर बनवाना है तो उसमें मेरे 30 से 35 लाख रुपए लगेंगे या 25 से 30 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन जैसे ही घर बन के तैयार होता है तो हम देखते हैं कि वो 30 के बनने 40 लाख। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि खर्चा बढ़ता जाता है, क्योंकि जब हमारी जरूरतें बढ़ती जाती हैं, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, तो उस हिसाब से खर्चा बढ़ता जाता है। अगर मेरे को डेकोरेटिव बनाना है, मेरे को इंटीरियर्स अच्छे करवाने हैं, तो वो उसके हिसाब से मेरे को पे भी करना पड़ेगा। फाइन, तीसरा पॉइंट आता है एस्टिमेट शुड अटेम्प्ट टू डिफाइन बेस्ट केस एंड द वर्स्ट केस सिनेरियो सो दैट प्रोजेक्ट आउटकम्स कैन बी बाउंडेड। अब क्या होता है, जो मेरा एस्टिमेट होता है वो एक तरह का अटेम्प्ट है जो डिफाइन करेगा मेरा बेस्ट केस क्या होने वाला है और मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होने वाला है। ठीक है, तो एस्टिमेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो मेरे को बेस्ट केस और वर्स्ट केस के बारे में बताएगा। तो यही मैं अपने कस्टमर को भी बताऊंगा। इससे क्या होगा, जो मेरा प्रोजेक्ट आउटकम होगा वो बहुत अच्छी तरीके से बाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको बेस्ट केस भी बता रहा हूँ और वर्स्ट केस भी बता रहा हूँ। मतलब अच्छे से अच्छा ये करेगा आपका सॉफ्टवेयर और बुरे से बुरा उसके साथ ये होगा। तो क्या हो गया, मैंने बाउंड्री डिफाइन कर दी और जो मैंने प्रोजेक्ट का जो आउटकम है उसको बाउंडेड कर दिया।
अब बात हम करेंगे सॉफ्टवेयर स्कोप की, तो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर प्लानिंग का। तो फर्स्ट एक्टिविटी इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर स्कोप. Function and performance allocated to software during system engineering should be assessed to establish a project scope that is unambiguous and ununderstandable at the management and technical level. ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये फर्स्ट एक्टिविटी है द डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर स्कोप किसी भी सॉफ्टवेयर प्लानिंग की. इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्मेंस एलोकेटेड टू द सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द सिस्टम इंजीनियर should be accessed to establish a project scope. तो जो भी हमारे फंक्शंस हैं और उन फंक्शंस की परफॉर्मेंस जो हम एलोकेट करेंगे उसको एस्टेब्लिश करना, उसको अंडरस्टैंडेबल बनाना मैनेजमेंट को और टेक्निकल लेवल्स को, ये हमारा सबसे पहला होगा सॉफ्टवेयर स्कोप को डिफाइन करने का. सॉफ्टवेयर स्कोप डिस्क्राइब द डेटा एंड द कंट्रोल टू बी प्रोसेस्ड. बेसिकली क्या करता है, हमारा ये डिस्क्राइब करेगा डेटा, कंट्रोल टू बी प्रोसेस्ड, फंक्शन, परफॉर्मेंस, कंस्ट्रेंट, इंटरफेसेस एंड रिलायबिलिटी. हमारा कितना अच्छा सॉफ्टवेयर रिलायबल होने वाला है, क्या इंटरफेसेस हम काम में लेने वाले हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स होने वाले हैं मेरे सॉफ्टवेयर के, कैसी परफॉर्मेंस होगी, कैसा फंक्शन होगा, कंट्रोल किस तरीके से प्रोसेस्ड होंगे और डेटा मेरा किस तरीके से डिस्क्राइब होगा, ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर स्कोप में आता है. फंक्शंस डिस्क्राइब इन द स्टेटमेंट ऑफ द स्कोप आर इवेल्युएटेड एंड इन सम केसेस redefined to provide more details prior to the beginning of the estimation. तो जो फंक्शन मैं डिस्क्राइब करूंगा स्टेटमेंट में स्कोप के, सबसे पहले वो इवेल्युएट होंगे और अगर वहाँ कुछ केसेस में क्या होगा वो रीडिफाइन भी होंगे, रिफाइन भी होंगे, टू प्रोवाइड मोर डिटेल्स प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ द एस्टिमेशन. तो कुछ क्या होगा, मैं सबसे पहले फंक्शंस को बनाऊंगा, उनके लिमिटेशंस, उनके बाउंडेशन तय करूंगा, लेकिन क्या होगा ओवर एंड ओवर डिस्कशंस वो रिफाइन भी होंगे. फाइन, तो इसकी वजह से मेरा एस्टिमेशन बिगिन होगा. सो दैट इज द पार्ट. उसके बाद सॉफ्टवेयर स्कोपिंग के अंदर आता है ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द स्कोप. ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉफ्टवेयर स्कोप को डिटेल में समझेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं उसके अंदर, और फिर उसके बाद हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. Fine students, so by this I end this lecture. I hope you understand the software project planning, the introduction of part of it, objective of it, of the software project planning. So by this I end this lecture. Thank you.